हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है दैट इज एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यूजिंग द इमेजिनरी फिगर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस को फाइनेंस कैसे करती है। इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस डेट मतलब लोन का मिक्सचर होता है। इंडिया में कंपनीज ये डिसीजन लेते वक्त कंसीडर करती हैं इंटरेस्ट रेट को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को, अपना टैक्स बेनिफिट्स को, इकोनॉमिक कंडीशंस को। मेन गोल क्या होता है? इसका मेन गोल होता है फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज करना एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज करना। There are main theories of capital structure: net profit income approach, net operating income approach, the traditional approach, and Modigliani and Miller approach, and last is pecking order theory. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज डिवाइड हैं दो टाइप्स में, रेलिवेंट थ्योरी और इररेलिवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी में क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट करती है द वैल्यू ऑफ द फर्म, और इररेलिवेंट थ्योरी में होता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो रेलिवेंट थ्योरी है डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो इररेलिवेंट थ्योरी है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। सबसे पहले देखते हैं नेट इनकम थ्योरी। The net income theory is proposed by David Durant. This theory states that using more debt increase a company's value because that is cheaper than the equity. ये थ्योरी कहती है कि ज्यादा डेट यूज करो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि डेट सस्ता होता है, इसमें इंटरेस्ट लो होता है और टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं। ये है नेट इनकम थ्योरी की डायग्राम। ठीक है, इसके बाद है अप्रोचेस इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजम्पशन। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो चीपर है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। देयर इज नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं होता है। रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड by the use of the debt. There is only two sources of finance. One is debt and another is equity. The net income approach suggests that with the increase in leverage, proportion of debt, the weighted average cost of capital decreases. नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट करती है जैसे जैसे लीवरेज में इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब प्रपोर्शन ऑफ डेट में इंक्रीज आता है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गिराव देखने को मिलता है एंड द फर्म्स वैल्यू इंक्रीज, और इससे फर्म की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब अगर डेट ज्यादा होगा, ठीक है, और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी। इफ देयर इज डिक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ डेट, बट अगर डेट की वैल्यू कम होगी, इक्विटी की ज्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू भी क्या होगी? तो फर्म की वैल्यू भी कम हो जाएगी। The total market value of a firm on the basis of net income approach can be ascertained below. इसका फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू S प्लस टी। V क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। S क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। D है मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। और S का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू ESH डिवाइड बाय KE। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अगर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगा? वो नीचे दिए गए इस फॉर्मूले से निकलेगा। द फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय वी। वी क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। Let's understand by taking an example. X Limited EBIT is 5 lakh.
ठीक है, द कंपनी हैज 20 lakh in 10% डिबेंचर, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट के इज 16%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच. अब हमें नेट इनकम अप्रोच का फॉर्मूला का यूज करके इसे निकालना है. ठीक है, हमारे पास EBIT कितना है 5 लाख. ठीक है, और कंपनी के पास कितना पैसा है 20 lakhs in 10% डिबेंचर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल रेट कितना है के ई 16%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे. देखो अब कैलकुलेशन क्या होगी, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म और साइड पर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रुपीज. EBIT हमारे पास कितना था 5 लाख, तो 5 लाख लिख देंगे. उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 20 लाख अमाउंट थी, उस पर 10% डिबेंचर था, तो 20 लाख का 10% कितना हुआ 2 लाख. उसमें से EBIT में से 2 लाख माइनस कर देंगे, हमारे पास ESH आ जाएगा. ESH हमारे पास कितना है 3 लाख. अब S का फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू ESH डिवाइड बाय KE. अब हमारे पास ESH निकल गया, KE हमारे पास कितना था 16%, तो 3 लाख को डिवाइड कर दो 16% के साथ. ठीक है, हमारे पास S की वैल्यू आ गई 18,75,000. अब V का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू S प्लस D. अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, एक तो S की वैल्यू आ गई और एक D की वैल्यू आ गई. S की वैल्यू क्या है 18,75,000 और D की वैल्यू कितनी है 20 लाख. प्लस कर दो, V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38,75,000. अब KE के फॉर्मूले में डाल दो, K इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय V. EBIT कितना है क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख, डिवाइड कर दो V के साथ 38,75,000 इंटू 100. हमारे पास के ई की वैल्यू आ गई 12.90%. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड मेथड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. This approach is also proposed by David Durant. This approach is the opposite of first approach. ये जो approach है बिल्कुल ही opposite है first approach से. According to this approach, there is change in capital structure of the company does not affect the market value of the firm. अगर capital structure में कोई भी change आता है तो इस change के कोई भी चेंज नहीं आएगा मार्केट कंडीशन पर, मार्केट विल रिमेन द सेम. ठीक है, ना ही मार्केट में चेंज आएगा ना ही इसका फर्म पर. एंड द ओवरऑल कॉस्ट of capital remain the constant irrespective of the method of financing. ये NI के ऑपोजिट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं होता है फर्म की वैल्यू पर. ठीक है, WACC क्या है कांस्टेंट है, फर्म वैल्यू कांस्टेंट है, डेट या फिर इक्विटी मिक्स चेंज करो. ठीक है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखते हैं assumptions. मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज होल. सेकेंड assumption क्या है, जो बिजनेस रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स. एंड थर्ड assumption इज देयर इज नो टैक्सेस. ये डायग्राम है किसकी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी की. ठीक है, डायग्राम बनानी बहुत जरूरी है, डायग्राम को ध्यान से 3-4 बार प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने के बाद आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें डायग्राम्स एग्जाम्पल सब कुछ इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता भी जरूर है. तो आपने सभी चीजें जो भी मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं एक एक चीज लिख कर आनी है आपने. अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू EBIT डिवाइड बाय KO. V क्या है वैल्यू ऑफ द फर्म, KO क्या है NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम और EBIT. S इज इक्वल टू V माइनस D. S क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और KE का फॉर्मूला क्या है EAIT डिवाइड बाय S और KE का फॉर्मूला क्या है EBIT डिवाइड बाय S. Let's understand by taking an example. Amita Limited operating income EBIT कितनी है 5 लाख. The firm's cost of debt is 10% and the 15 lakh of debt. KO 15%. Calculate the total value of the firm and cost of equity. Solution देखो, EBIT कितना है 5 लाख, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि है 15 लाख पर 10% है.
कैलकुलेट करके आ जाएगा 1,50,000 माइनस कर दो 5 लाख में से 3,50,000 क्या आया EAIT या फिर ESH V इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय KO EBIT कितना है 5 लाख डिवाइड कर दो KO कितना है 50% तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 33,33,333 ठीक है। अब S की वैल्यू को सॉल्व करेंगे S का फॉर्मूला क्या है V माइनस D V कितना है 33,33,333 माइनस 15 लाख हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 18,33,333 KE इज इक्वल टू EAIT 3,50,000 डिवाइड बाय S 18,33,333 इंटू 100 हमारे पास KE की वैल्यू आ जाएगी 19.09%। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रेडिशनल अप्रोच इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है इनिशियली एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होती रहती है ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया बाकी आप रीड कर लेना। अब इसकी 3 स्टेज होती हैं एक तो इनिशियल स्टेज सेकंड है ऑप्टिमम स्टेज और थर्ड है फाइनल स्टेज। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं इनिशियल स्टेज में होता है डेट को बढ़ाओ जिससे WACC कम होगा। सेकेंड ऑप्टिमम स्टेज में क्या होगा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर मिलता है WACC मिनिमम और वैल्यू मैक्सिमम होगी। और थर्ड फाइनल स्टेज में होता है कि डेट ज्यादा अगर डेट ज्यादा होएगा तो रिस्क बढ़ेगा WACC बढ़ने लगेगा और फर्म की वैल्यू गिरती रहेगी। ये है इसके डायग्राम मैं बार बार कह रही हूँ डायग्राम सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल में इसमें कोई भी समझाने वाला कुछ है ही नहीं है क्योंकि सिंपल है ठीक है ना। बाकी तो देखो आपको खुद ही करना पड़ेगा मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बता सकती हूँ कि किसमें क्या है क्या नहीं है बाकी तो देखो आपने करना है। मैंने तो देखो आपको हैंड रिटन नोट्स अपने जो मैंने खुद करे थे वो ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपका काम है इनको रीड आउट अच्छे से करना समझना ठीक है ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ सके। मेरा देखो सिर्फ एक ही मोटिव है आपको अच्छे से समझाना लेकिन आपने मुझे अच्छे से रिजल्ट लाके देना है कि आपने मुझे बताना है कि दीदी मेरे इतने मार्क्स आए इतने मुझे अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ ठीक है। एक टीचर के लिए इतनी ही खुशी बहुत ज्यादा होती है कि अगर उनका स्टूडेंट कहता है कि जो आपने करवाया था वो ही आया मुझे समझ आया अच्छा रिस्पॉन्स जब आता है ना तब अच्छा लगता है ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा है कोई डाउट है अगर नहीं समझ आया तो आप पूछो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। बट ऐसा ना हो कि मैं नोट्स बना रही हूँ इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए फिर भी आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ठीक है। तो रिस्पॉन्स जरूर दिया करो अपना वीडियो अच्छी लगती है अगर कहीं पर कुछ गलती आपको दिखती है अगर डाउट है फिर भी मुझे इन्फॉर्म किया करो कि दीदी यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया। बट आप जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना तब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि देखो वीडियो को बनाने में ठीक है एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो प्लीज रिस्पॉन्स जरूर दिया करो ठीक है। अब इसका लास्ट जो मेथड है थ्योरी का वो क्या है मोडिग्लानी एंड मिलियर मतलब थ्योरी। जो ये थ्योरी है किसने प्रपोज की है ये फ्रेंको मोडिग्लानी एंड मैरिटन मिलियर। अब इसके दो केस बनते हैं इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस और इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस। इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस अगर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं ठीक है तो कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलीवेंट है डेट सस्ता है पर डेट इंक्रीज हो रहा है तो इक्विटी रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है और के भी इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा WACC कांस्टेंट रहता है। देखो वही यहाँ पर लिखा है द थ्योरी प्रूव्स दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होता है और सेज दैट द डेट इक्विटी मिक्स इज इररेलेवेंट और डेट इक्विटी मिक्स क्या है इररेलेवेंट है ठीक है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। द रीजन आर्ग्यूज इज दैट डेट इज चीपर टू द इक्विटी बिकॉज डेट क्या है चीपर है इक्विटी से। With the increased use of debt as a source of finance, the cost of equity increases. जैसे जैसे डेट का इंक्रीज यूज होता जाएगा एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा ठीक है। और
द इंक्रीज इन के ई एडवांटेज टू द लोअर ऑफ के डी। अगर के ई का इंक्रीज होता जाएगा उसका एडवांटेज मिलेगा, और जो के डी है वो उसकी वैल्यू लोअर होती जाएगी। दस द ऑल थ्रू द फाइनेंशियल लीवरेज अफेक्ट द के ई, और इसका ऑल दो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो फाइनेंशियल लीवरेज है अफेक्ट होगा एंड के ओ रिमेन्स द कांस्टेंट। In the opinion of MM's approach, two identical firms in all the respect except their capital structure cannot have the different market values because of arbitration process. Arbitration process क्या होता है? It is a process of exploiting the differences in the prices of an asset by simultaneously buying and selling it, or it means act of buying an asset in one market at the low price and selling it in the another market at the higher price. इन्वेस्टर खुद अपने कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसीलिए कंपनी का स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है। आर्बिट्रेरी प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, इसका मतलब होता है कि बाइंग करना एसेट की एक मार्केट से लोअर प्राइस पर और दूसरी मार्केट में उसे बेचना एट द हायर प्राइस पर। अजम्पशंस क्या है इसके? अजम्पशन है कि देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है, देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, all the earning are distributed to the shareholders. Next B part है when the corporate tax exists. MM recognize that V increases or KE decreases with the use of debt on the account of. इसमें क्या है, अगर विद द टैक्स है तो डेट लेने से टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसीलिए फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा। So thus the optimum capital structure can be achieved by minimizing the debt and minimize in equity. ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो, नीचे डायग्राम। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देयर आर टू फर्म्स एक्स एंड वाई। एक्स डज नॉट यूज एनी डेट इन इट्स फाइनेंसिंग while Y has 1 lakh 5% debenture. Both the firm have EBIT of 25,000 and the equity capitalization rate is 10%. Assuming the corporation tax of 50%, calculate the value of the firm by using the MM approach. The market value of X which does not use any debt. Formula apply करो। EBIT कितना है? 25,000, KO 10%, 10 डिवाइड बाय 100 0.10, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 50% था तो 15 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.5, ठीक है। तो सॉल्व करके VU की वैल्यू आई 1,25,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये भी चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।